ओके बच्चों, द क्लास आर गोइंग नाउ। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास बच्चों। ओके, टॉपिक नेम इज रिलेशन। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके पास धीरे धीरे स्क्रीन रोटेट करूंगा। सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक क्लास 11th में वो सारे टर्म्स हो सकता है आप भूल गए हो। तो सबसे पहले बच्चों, एक ऑर्डर्ड पेयर नाम का एक टर्म होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए और वेटिंग रूम में कम आने की कोशिश करिए। अपना कैमरा चालू कर लीजिए, वरना आपको ये समझ में काफी कम आएगा। ठीक है, तो मैं अभी भी आपसे डिस्कस कर रहा था रिसेंटली कि जो क्लास 12th के बोर्ड में पेपर जब आता है, ये क्लास 12th के जब बोर्ड के पेपर में आएगा तो बच्चे करते नहीं है इन क्वेश्चंस को, वो छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। और इस बार तो बोर्ड्स के पेपर होंगे, हर बार तो ना बोर्ड्स के पेपर कैंसिल हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में अभी हम आपसे डिस्कस करने जा रहे थे ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपको क्लियर कर रखा है, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बच्चों कुछ नहीं होता, इट इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हो, उसी को आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो। जैसे आप 2,1 लिख रहे हो, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। एक 1,2 लिख रहे हो, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। A, B लिख रहे हो, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। बस बच्चों उसमें करना क्या होता है, जो उसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसमें जो 2 होता है, जैसे 2 है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, और जो 1 है उसको हम लोग सेकंड एलिमेंट कहते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये 2 है, ये आपका हो गया फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और ये जो 1 है वो आपका हो गया सेकंड एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट नाम से ऐसा बोला जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपके सामने बच्चों को अगर ऑर्डर्ड पेयर बोले तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, वो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, सबने लिख भी लिया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर्स इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एंड द फर्स्ट जो टर्म है जिसको हम ए कह रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला है ए, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और जो दूसरा टर्म है बी उसको हम कहते हैं सेकंड एलिमेंट। I think it is clear to all of you. Ordered pair is nothing very easy. It is a coordinate of a point. Okay बच्चों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपको समझना होगा, अगर आप समझ ले गए तो रिलेशन भी आप समझ जाएंगे और फंक्शन भी समझ जाएंगे। वरना अगर आप नहीं समझ पाए तो कुछ दिनों बाद आप रिलेशन और फंक्शन को एक ही समझेंगे और क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म ले रहे हैं, ये भी क्लास 11th का ही है, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों आपने सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है ना, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे लिखते हो? जैसे आपने सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आपने लिखा 1,2 और दूसरा सेट लिख दिया आपने 3,4, तो आप ए क्रॉस बी क्या कहते हो? आप कहते हो ए क्रॉस बी में होंगे, यस, 1 into 3, 1 into 4, 2 into 3, 2 into 4। तो बच्चों ये क्या है? दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। आपको सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब बच्चों क्या है? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जहां पर स्मॉल ए किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को। स्मॉल बी किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को। इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। लेकिन बच्चों आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो डिफरेंट होगा, और बी क्रॉस ए निकालते तो वो डिफरेंट होगा। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। इसमें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि ये दोनों सेम होते हैं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे आपकी स्क्रीन पे मैंने एक एग्जांपल हाईलाइट भी कर रखा है ऑलरेडी, कि आपने सेट ए लिया है 1,2 और सेट बी लिया है ए बी सी। अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी 1,A 1,B 1,C लाइक दैट। लेकिन बी क्रॉस से निकालते हैं तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे, उसके बाद ए के एलिमेंट आएंगे। आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स भी सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लास 12 में व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन इज बेसिकली द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो रिलेशन बच्चों कुछ नहीं होता, रिलेशन एक पार्ट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है ना बच्चों? जैसे कानपुर क्या है? यूपी का एक पार्ट है, तो कानपुर इज अ सबसेट ऑफ यूपी, बट यूपी इज अ सुपरसेट ऑफ कानपुर। हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि कानपुर क्या है? कानपुर एक यूपी का पार्ट है, यानी कि सबसेट है।
लेकिन अगर हम उल्टा कहना चाहें तो हम ऐसे कहते हैं यूपी इज अ सुपर सेट, यूपी इज अ सुपर सेट ऑफ कानपुर। तो बच्चों सबसेट का तो मतलब वैसे भी आपको क्लियर होता है कि सबसेट का मतलब क्या है। सबसेट का मतलब सिर्फ कुछ नहीं होता है, उसका एक हिस्सा। आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं, और ये तो हम बता ही सर चुके हैं नोट कि कर रहे थे। अच्छा नोट कर रहे हो, ठीक है आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये जो स्लाइड्स है इसमें सारी मेन डेफिनेशन डाल रखी है ऑलरेडी, और सारे टर्म्स लिखे भी हुए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ लीजिए। स्लाइड से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊं, क्योंकि लिखता चला जाऊंगा तो समझा भी कम पाऊंगा। तो आपको शायद ये टर्म्स काफी क्लियर हो गए होंगे कि ये कुछ भी नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से कुछ भी नहीं है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होंगे। इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और बेसिकली बच्चों अभी हमने आपको बताया, बेसिकली द रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आई थिंक सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि वो यस सर। सेट से रिलेशन की तरफ किस तरह से पहुंच गए। उसी तरीके से बच्चों आप एक इंपॉर्टेंट टर्म अब यहाँ पर एक और लिख सकते हैं नोट बना करके, कि सेट ए का अगर कार्डिनल नंबर है m। कार्डिनल नंबर आप समझते होंगे कि किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं यस सर। उसे उस सेट का तो कार्डिनल उसमें कितने एलिमेंट पाए गए? ठीक है, यस बेटा। तो बच्चों अगर एक सेट सेट ए में का कितने कार्डिनल एलिमेंट्स? नंबर है m, यस बेटा, एंड सेट बी का कार्डिनल नंबर है n, तो a क्रॉस b का जो कार्डिनल नंबर होगा वो होगा m इंटू n। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम कार्डिनल नंबर में? कार्डिनल नंबर तो नो कुछ सर। नहीं होता। किसी को नो अगर कोई सर। प्रॉब्लम हो तो ऐसे भी देख सकता है कि यहाँ मैंने जो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे जस्ट लिया था उसमें a का कार्डिनल नंबर है 2 और b का कार्डिनल नंबर है 3। तो अगर हम a क्रॉस b करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी उसके अंडर टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। कितने आएंगे? 6। आप देख सकते हो, दिस इज 1 2 3 4 5 6। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया। उसको बच्चों मैंने जनरलाइज कर रखा है कि सेट ए का अगर कार्डिनल नंबर है m, सेट बी का कार्डिनल नंबर है n, तो a क्रॉस b का जो कार्डिनल नंबर होगा वो होगा m इंटू n। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, अब बच्चों हम यस सर। इसको डराने के लिए मैपिंग डायग्राम से भी रिलेट कर सकते हैं। मैपिंग डायग्राम आपके सामने बच्चों क्लियर है। जैसे कि बच्चों मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स को मैपिंग डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे हमने 1 ए है, यानी 1 डालने पे a आ रहा है, 1 डालने पे b आ रहा है, फिर 2 डालने पे, आई थिंक ये मैपिंग डायग्राम तो सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। नहीं ऑर्डर क्लियर है तो मैं बगल में इसके फिर से बना देता हूँ, जस्ट वेट। तो सेट ए में क्या है? सेट ए में है 1 2 3। सेट बी में क्या है? वो है a b। तो बच्चों मैपिंग डायग्राम आप कहोगे मैं क्यों बना रहा हूँ? मैपिंग डायग्राम बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको फंक्शंस अच्छे से क्लियर करा पाऊँ, क्योंकि फंक्शंस को क्लियर करने के लिए भी वहां मैपिंग डायग्राम की जरूरत पड़ती है। ओके बच्चों, तो 1 की इमेज क्या है? ये रिलेशन है बच्चों a टू b। याद रखिएगा बच्चों, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो a टू b है। तो ध्यान से देखिएगा, आपने b टू a नहीं लिखा है, a टू b लिखा है। तो बच्चों कैसे इसको करेंगे? तो 1 की इमेज हो गई, ओके थोड़ा सा डार्क हो गया है, जस्ट वेट। ओके, तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं, अब आपको समझ में आएगा। 1 की इमेज है a, 1 की इमेज है b, फिर 2 की इमेज है a, 2 की इमेज है b, फिर 3 की इमेज है a एंड 3 की इमेज है b। तो बच्चों इसको हम लोग मैपिंग डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैपिंग डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज a क्रॉस b, ठीक है, दिस इज a एंड दिस इज। आई थिंक ये मैपिंग डायग्राम भी सबको क्लियर हो गया होगा। ये बुक्स में मैपिंग डायग्राम काफी बड़े बड़े बना दिए जाते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चंस हम लोग बाद में करते हैं, अब हम आ जाते हैं रिलेशन की तरफ। तो बच्चों मैंने आपको काफी देर तक समझा दिया है कि अगर a और b दो सेट्स होते हैं, देन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अगर बच्चों आपके पास दो सेट है a और b, तो आप बेसिकली रिलेशन किसको कहेंगे? जो a क्रॉस b का सबसेट होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास सेट a है, उस सेट a का कार्डिनल नंबर है 9, क्योंकि उसमें 9 एलिमेंट्स है।
सेट बी का कार्डिनल नंबर है कितना 5। तो बच्चों अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा, तुम कहोगे 9 into 5 दैट मींस 45। तो बच्चों ये 45 ऑर्डर्ड पेयर्स में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, आप कहोगे सर 45 ऑर्डर्ड पेयर्स में होगा 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, ऐसे करके लाइक दैट सर ये चलते ही चले जाएंगे और ये 45 होंगे। फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, फिर 3,1, 3,2, 3,3, ऐसे करके बच्चों अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे तो भी 45 ही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर 45 है। लेकिन बच्चों मेरे को 45 ऑर्डर्ड पेयर से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है उसके एक सबसेट से। तो बच्चों रिलेशन इस क्या है, रिलेशन इसका कोई एक पार्ट होगा, इसका कोई सबसेट होगा। सर परम्यूटेशन से कैसे आएगा? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाई नहीं गई है शायद तुम लोगों को, छोड़ दो उसको। यस सर। लेकिन जिससे क्वेश्चन दिए गए हैं रिलेशन वो कैसे सॉल्व होगा? हाँ बता देंगे, अभी समझो बेटा। ओके बेटा, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक रिलेशन आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ये एरो अभी मैंने जहाँ पे इंडिकेट किया है उस एग्जांपल को देखिए, आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। क्या लिखा है इसमें, लिखा है रिलेशन R इज इक्वल टू A, B, जहां A और B ने क्या रिलेशन दिया है कि A इज इक्वल टू 2B। यानी बच्चों आपको एक ऐसा रिलेशन लिखना है, ये रिलेशन बच्चों किसमें लिखा हुआ है, ये रिलेशन बच्चों किसमें लिखा हुआ है, दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर। और ये बच्चों क्या है, ये मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो किसी भी आप रिलेशन को अगर डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हो तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि वो उसका सबसेट है कि नहीं है। तो बच्चों अगर आप एक रिलेशन लिख रहे हैं A to B जिसमें A इज इक्वल टू 2B का रिलेशन, तो आप क्या करोगे, B की वैल्यूज एक एक करके पुट करोगे। एक बार B को आप 1 पुट करोगे तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी, B को आप 2 पुट करोगे तो A की वैल्यू 4 आ जाएगी, B की वैल्यू 3 पुट करोगे तो A इज इक्वल टू 2B से वो 6 हो जाएगा, B की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो A इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। लेकिन B की वैल्यू अगर आप 5 पुट करोगे तो A की वैल्यू 10 आ जाएगी। लेकिन सेट ए में एलिमेंट जो है वो 10 है ही नहीं। देखो सेट ए में 10 एलिमेंट नहीं है, इसलिए बच्चों आपका जो रिलेशन है वो कहां तक रहेगा, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4। तो बच्चों इस तरह से आपको कई सारे रिलेशंस आने वाले समय में मिलने वाले हैं और फिर इस पे हम लोग इसके टाइप्स भी पढ़ते हैं और उन टाइप्स पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या बताई थी सर, लिखवाई आपने? ये बेटा रिलेशन की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे देखो बड़ी बड़ी लिखी है, लेट A and B be two sets then a relation R from A to B is a subset of A cross B। जिसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप डायरेक्टली ऐसे समझ लीजिए, बेसिकली द रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। A क्रॉस B क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है। तो आप फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। उसका बच्चों मैंने आपको एक एग्जांपल भी क्लियर किया हुआ है, मैं आपको समझा काफी बार रहा हूं और काफी सारे स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मेरे को किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है, अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं रुक जाऊंगा। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि मैंने जो एग्जांपल लिया है रिलेशन का, उसमें मैंने सर एक एग्जांपल और बता दीजिए। क्या कर दें, एग्जांपल बता दीजिए सर इसका जो आपने दिया, एक और बार। हाँ मैं एग्जांपल फिर से बता देता हूँ। नहीं सर ये वाला टाइप। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, दूसरे टाइप। हाँ अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। ओके बच्चों, अब बच्चों हम लोग इसका एक मैपिंग डायग्राम भी बना लेते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि मैपिंग डायग्राम आपको बनाने की आदत होनी चाहिए। अगर आप मैपिंग डायग्राम नहीं बना रहे तो फिर आपको फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हर बार रिलेशन को एक बार मैपिंग डायग्राम से आप जरूर बनाइएगा, ताकि आप आगे चल के रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंशिएट कर पाए कि यस ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो बच्चों उसको मैपिंग डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैपिंग डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, 2 का इमेज 1, 4 का 2, 6 का 3 एंड 8 का 4 आप देख सकते हैं। क्लियर कट एकदम साफ सुथरा आपकी स्क्रीन में मैपिंग डायग्राम भी बना दिया है।
आप अपने एग्जाम्पल के नीचे मैपिंग डायग्राम जरूर बना लीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। तो बच्चों जो आपका रिलेशन है उसमें बेसिकली आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखते समय ये ध्यान देना होगा कि रिलेशन में a इज इक्वल टू 2b लिखा हुआ है। तो a इज इक्वल टू 2b का मतलब आप b की वैल्यूज पुट करिए और आपके पास a की वैल्यूज आती जाएंगी। लेकिन आप b की वैल्यू कहां तक पुट कर सकते हैं? 4 तक ही पुट कर सकते हैं। 5 उसके आगे पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी, क्योंकि a सेट a में 10 है नहीं एलिमेंट, इसलिए हम इसको इतना ही लिखेंगे। सर ठीक बोर्ड है में बच्चों, डायग्राम बनाना पड़ता है? मैपिंग डायग्राम बोर्ड्स में नहीं, बोर्ड्स में डायग्राम नहीं बनाना पड़ता है, बेसिकली फंक्शंस में बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको आदत पहले से लगवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आई तो होप बना आप लोग देंगे तो समझ कोई गए। दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, तो आप हम लोग सेट्स की तरफ दोबारा चलते हैं और एक बार सेट्स की तरीके से सोच लेते हैं। सेट ए का कार्डिनल नंबर है m, सेट बी का कार्डिनल नंबर है n, और सेट ए क्रॉस बी का जो कार्डिनल नंबर होगा वो होगा mn। ये तो आप पहले से ही जानते हो, अभी मैंने जस्ट बताया है ना। मैंने अभी ये वाला स्टेटमेंट तो आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले Yes, बताया है कि sir. सेट ए का कार्डिनल नंबर है m, सेट बी का कार्डिनल नंबर है n, तो a क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर होगा m इंटू n। लेकिन बच्चों अगर हमें किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स चाहिए होते हैं, वो होते हैं 2 की पावर mn। जैसे यहां पर mn है तो a क्रॉस b के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर mn। लेकिन बच्चों अगर आपको सबसेट्स लिखने का आइडिया ही नहीं है तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। जैसे आपने एक सेकेंड, जैसे आपने लिखा सेट ए है, लिखा आपने 1,2, तो हमने कहा कि सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सर उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 4 सबसेट्स बनेंगे। तो बच्चों बताओ कि इसके सबसेट्स बनेंगे कितने, बना के दिखाओ जरा। तो तुम कहोगे सर पहला ये बनेगा, दूसरा ये तो बनेगा, 1 2 तीसरा ये बनेगा, और सर 5 चौथा होगा 5। तो बच्चों देख लो, 5 तो हर सेट का एक सबसेट होता है, ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो कि सेट ए को मैंने लिखा और सेट ए के टोटल नंबर ऑफ आपको मैंने सबसेट्स लिख के दिए। उसी तरीके से बच्चों जो ए क्रॉस बी है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह दीजिए या ऑर्डर्ड पेयर्स कह दीजिए, वो mn है, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? वो होंगे 2 की पावर mn। ये बात समझ में आती है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ओके बच्चों, एक बार आवाज आपको आ रही होगी, ठीक है? आ रही है ना? ठीक है। सर ये वाला एग्जांपल दोबारा बता दीजिए। ये वाला एग्जांपल हम दोबारा बता दें? अच्छा बता देते हैं। ओके, मैं दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट वेट। बच्चों जैसे मैंने आपके सामने एक सेट ए लिया है, उस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो हमने पूछा इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आप ऐसे ही लिखते हो, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 1,2 लिखोगे, फिर 2,3 लिखोगे, फिर 3,1 लिखोगे। ऐसे तो लिखोगे, यही तो तरीका है। ऐसे लिखते लिखते आपके पास इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 8 बन करके आएंगे। तो बच्चों मैं आपके पास कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास
ए क्रॉस बी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो mn है, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर mn बनेंगे। समझ में आया? क्योंकि अगर हमको सबसेट्स देखने हो तो वो 2 की पावर में जाकर के आप डायरेक्टली उसका कार्डिनल नंबर बना सकते हैं। आपको इंडिविजुअल लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे को बताइए, मैं दोबारा बताऊं। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो बच्चों आप रिलेशन तो समझ गए कि रिलेशन इज बेसिकली द सबसेट, रिलेशन इज बेसिकली द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अब उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है वो हमको समझनी है। ठीक है, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्लियर कट आ गया है डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है। यस बेटा बताइए। तो एक बार पीछे वाला प्लीज वापस एग्जांपल दिखा दीजिए सर। हाँ, आप एग्जांपल देख लीजिए। सर 8 से ज्यादा तुमने 1 2 8 ही बनेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो वैसे लिख के दे सर, एक 1 2 3 भी बन सकता है। हाँ यस बेटा, 1 2 3 भी बनेगा और एक नल सेट 3 1 बनेगा। 2 भी, एक 3 1 2 भी बन सकता। नहीं, क्यों बनेगा? 3 1 अच्छा 2 कैसे सॉरी बनेगा? सर, बनेगा, अरे सॉरी सर, रिपीट नहीं हो अरे जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, एक सेकंड, कोई बात नहीं। बच्चों एक मिनट इधर देख लो। अगर आप सेट में जैसे लिखते हो a, b, c, ठीक है, और फिर आपने एक बार सेट में लिखा b, a, c, तो बच्चों ये दोनों सेम होते हैं, एक तो ही आप बात। दोनों में से किसी एक को Yes. लिखेंगे। ठीक है ना? ओके। लेकिन बच्चों अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, ये तो सिंपल से एक एलिमेंट है। यस सर, ठीक है ना? ओके, यस सर। कोई बात नहीं, हो सकता है। तो बच्चों 100% वो 2 की पावर जो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर ही होता है। 2 का पावर जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे, यानी उसका कार्डिनल नंबर आ जाएगा। आपको हर बार टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसको कहीं पे यूज करना होता है, इसलिए मैंने आपको पहले से इसका आइडिया दे दिया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, एंड यू कैन राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। बच्चों डोमेन एंड रेंज का तो आपको पहले से ही काफी आइडिया होगा। लेट्स सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये कह रहा जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं उनके जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेंज। तो बच्चों अगर आप जस्ट अपने पिछले वाले एग्जांपल की तरफ एक मिनट के लिए अगर जाएंगे तो आप बता सकते हैं ना कि जैसे आपके पास ये एक रिलेशन था, मैं पूछूं इस रिलेशन की डोमेन क्या है, तो तुम कहोगे 2, 4, 6, 8। इस रिलेशन की जो डोमेन है वो है 2, 4, 6, 8, लेकिन रेंज जो है वो है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम लोग रेंज कहते हैं। तो बच्चों अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल को और क्लियर करने के लिए। डोमेन क्या होगी बच्चों? डोमेन होगी इसकी 2, 4, 6, 8, और जो बच्चों इसकी रेंज होगी इस रिलेशन की, बच्चों जो 1 रेंज 2 होगी 3। 1, 2, 3। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, आपको एक डेफिनेशन लिखनी है तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। तो अभी तक जितना बताया आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा। बहुत कोई टफ चीज नहीं बता रहा हूँ, जो टफ चीजें उनको भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। डोमेन एंड रेंज की ऐसे कोई एग्जाम में डेफिनेशन नहीं लिखने के लिए आती है, बस क्वेश्चंस होते हैं उनमें डोमेन और रेंज निकालनी होती है। ये तो डेफिनेशन इसलिए लिखवा देना हूँ ताकि अगर आप इन फ्यूचर अगर नोट्स देखो तो आपको याद आ जाए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। क्योंकि कुछ दिनों बाद आपके साथ ऐसा होगा कि आप रिलेशन और फंक्शन को एक ही समझ बैठोगे, लेकिन रिलेशन अलग होता है, फंक्शन अलग होता है। आपसे कई बार ग्राफ में पूछा जाएगा,
ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है सेट ए में एलिमेंट है 1 3 5 7 और सेट बी में एलिमेंट है 2 4 6 8। ये आपके पास दो सेट्स और कह रहा है आर कोई रिलेशन है ए टू बी, और वो रिलेशन किसको फॉलो करता है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, जहां पर एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0 ऐसा फॉलो करता है। जहां पर बच्चों एक्स बिलोंग करता है सेट ए को और वाई बिलोंग करता है सेट बी को। तो बता सकते हो बच्चों आप इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो बच्चों जब आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आप ये जरूर 3 याद 5 7 रखिएगा। डोमेन होगी। हाँ गुड। तो बच्चों जब आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आप रोस्टर फॉर्म में कौन सा रिलेशन यूज करेंगे ताकि x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम a का एलिमेंट लेते हैं 1 और b का एलिमेंट लेते हैं 2। तो क्या 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है? नहीं है। इसका मतलब हम 1, 2 नहीं लेंगे। समझ में आया लेने का तरीका? आप समझ गए होंगे। Yes, तो sir. बच्चों आपको सेट ए से एलिमेंट लेने हैं और सेट बी से एलिमेंट लेने हैं सच दैट x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बच्चों जैसे क्या ले रहे हो अब वो चेक करो। जैसे 3,2 ले सकते हैं क्योंकि 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है। यस सर, 5,2 ले सकते हैं। 5,2 ले सकते हैं, 7,2 ले सकते हैं, 7,4 ले सकते हैं, 5,4 7,6 ले सकते हैं, लेकिन 7,8 नहीं ले सकते। यस सर। समझ गए होंगे आप लोग। हाँ सर। तो बच्चों जब आप ध्यान से देखो तो आपके यही रिलेशन बन करके आएगा आपकी स्क्रीन पे, और इसकी आपसे डोमेन पूछी जाएगी तो वो 3 5 7 है, और रेंज पूछी जाएगी और वो 2 4 6 है। सब बच्चे चेक कर लें, कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लें। तो बच्चों अब आप रिलेशन तो लिखना एटलीस्ट सीख ही गए हो कि रिलेशन क्या होता है। बेसिकली एक सबसेट होता है। लेकिन बच्चों अगर हम a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पता है कितने होंगे? वो होंगे 4 into 4, दैट मींस 16 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। उन 16 ऑर्डर्ड पेयर में से आपने कोई रिलेशन अपना सबसेट सेलेक्ट किया, तो रिलेशन उसी में से तो आया है निकल करके। इसका मतलब रिलेशन क्या है? इन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सबसेट है। चलो बच्चों बहुत समझा दिया, अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन। सब बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो आई होप सबको अब तक सारी बातें क्लियर है। हम लोग आ गए हैं सीधा सीधा टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ। ठीक है, पुराना क्वेश्चन दिखा दीजिए जरा, जस्ट पुराना अपने सॉल्व करा। हाँ ये है बेटा पुराना क्वेश्चन। सर हाँ हाँ बताइए। ऊपर a और b दिया गया है, हाँ हाँ, यहाँ पर नीचे x और y दिया गया है। तो लेकिन मैंने लिख तो दिया है कि x और y किसको बिलोंग करते हैं। x बिलोंग करता है सेट a से और y बिलोंग करता है सेट b से। ठीक है ना? ओके तो बच्चों यहाँ देखो मैंने यहाँ पे साफ सुथरा लिख रखा है कि x बिलोंग करता है सेट a से, y बिलोंग करता है सेट b से। यानी बच्चों x किसका एलिमेंट होगा? वो a में से आएगा। y किसका एलिमेंट होगा? वो b में से आएगा। ये इसका तो अभी तो मैं सारी चीजें काफी अच्छे से बता रहा हूँ इसलिए आपको, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ऐसा लिखा रहे। तो x, y का मतलब वो सेट a और b से ही आएंगे तभी वो हो सकता है काम, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो a to b है। जब रिलेशन आपका a to b है तो उसका मतलब यही काम होगा। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ, और पहला रिलेशन आपके सामने आ गया। दिस इज अ वॉइड रिलेशन। पहला रिलेशन है बच्चों वॉइड रिलेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास बच्चों एग्जांपल पे देखिए ध्यान से। एग्जांपल में बच्चों आपके पास एक रिलेशन, एक एग्जांपल आपके पास गिवन है, उसमें सेट ए दिया है। सेट ए है आपका 1 2 3 4, और रिलेशन बच्चों यहाँ पे ए टू बी नहीं है, यहाँ पर रिलेशन ए टू ए है। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर रिलेशन लिख दिया ए टू ए, मतलब जो आपका बी है वो भी आपका ए बन चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर मैं आपके पास कोई रिलेशन लिखता हूं सच दैट कि a प्लस बी का सम ग्रेटर देन 10 हो, a प्लस बी का सम ग्रेटर देन 10 हो,
तो क्या आप बता सकते हो कि आपके पास जो सेट ए है, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, आपके पास सेट ए है वो है 1 2 3 4 और सेट बी भी है वो भी ए के बराबर, दैट मींस वो भी 1 2 3 4 है। तो बच्चों आप बता सकते हो कि ए और बी में से हम ऐसे कौन से एलिमेंट लें जिससे A सम कोई एलिमेंट 10 नहीं से आएगा। बड़ा आ जाए? कोई नहीं। डिजिट नहीं आएंगे। 1 प्लस 1 और 1 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 4 3 4 4 4 2 4 1 कुछ भी नहीं आएगा। दैट मींस बच्चों जो आपने एक रिलेशन लिखा है वो एक वॉइड रिलेशन कहलाएगा। कैसा रिलेशन कहलाएगा? वॉइड रिलेशन। तो बच्चों आप इसको डेफिनेशन वाइज भी आप लिख सकते हैं। लेट ए बी द सेट, देन फाई is a subset of A cross A, and so it is a relation on set A. This relation is called void और empty relation कहते हैं इसको। तो बच्चों मैंने इसको एग्जांपल से क्लियर कर दिया है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब ये है कि फाई जो होगा वो एक सबसेट होगा A क्रॉस A का, ये आपको समझ में आना चाहिए। सर ए क्रॉस ए ही होना चाहिए, मतलब बी हाँ, नहीं कर तो यहाँ पे मैंने रिलेशन A क्रॉस A ही लिखा हुआ है, मतलब जो B है वो आपका A टू A, वो B आपका A की तरह ही काम कर रहा है। आपके पास ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो A टू A ही डिफाइंड हो सकते हैं, A टू B भी डिफाइंड हो सकते हैं, B टू B भी डिफाइंड हो सकते हैं, लाइक दैट। बेसिकली मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है उसका कोई रोस्टर फॉर्म नहीं आ रहा, इस चक्कर में हाँ। वॉइड रिलेशन हो गया। यस बेटा, बिल्कुल। सेट बिल्डर फॉर्म से जब आपने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कोई एलिमेंट निकल के ही नहीं आया। इसका मतलब ये कैसा हो गया? वॉइड रिलेशन हो गया। Void। यानी रिलेशन है तो, लेकिन वो वॉइड रिलेशन, ठीक है। तो वॉइड रिलेशन मतलब अगर आप इसको लिखेंगे तो दिस इज रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म रिटन लाइक फाई, r is equal to 5। तो बच्चों ये मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है रिलेशन को, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है क्योंकि आपके पास कोई भी एलिमेंट निकल के नहीं आया है, 5 है। ओके बच्चों, तो अगर इस तरह से नल आ जाता है, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, तो आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ये बात जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि कई सारे क्वेश्चंस में आपके पास हो सकता है आपके पास बी हो ही नहीं, तो वहां पे रिलेशन डिफाइन होता है ए टू ए, तो ए टू ए रिलेशन भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन की तरफ आते हैं हम लोग। दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हुआ वो भी समझने की कोशिश करिए बच्चों। दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे आपने एक लिखा है सेट ए 1 2 3 4, और आपने क्या किया, उससे एक रिलेशन डेवलप किया। ध्यान से देखिए कि a प्लस बी लेस देन 10, a प्लस बी क्या हो, लेस देन 10। तो तुम कहोगे यही आपका सर सेट ए है और यही आपका सेट बी भी है जो कि a के बराबर है, क्योंकि रिलेशन आपका है फ्रॉम a टू a, क्योंकि यहाँ पे b का नामो निशान नहीं है, a टू a ही है आपका। तो बच्चों जब आप a क्रॉस a लिखेंगे तो a क्रॉस a में आप जरा ऑर्डर्ड पेयर्स लिखिए कितने आएंगे। तो आप लिखोगे कि अगर हमको सर ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं तो सेट ए आपका 1 2 3 4 है, और सेट बी भी जो कि ए के इक्वल है वो भी 1 2 3 4 है। तो बच्चों आपके ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे? 16 आएंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 ऐसे चलते चले जाएंगे। अब मैं लास्ट वाले लिख देता हूँ, 4 1 4 2 4 3 4 4। तो बच्चों ऐसे कितने आएंगे? ऐसे आएंगे टोटल 16 आएंगे। और बच्चों इन ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर आप ध्यान से देखो हर जगह ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब अगर आप 1 + 1 देखोगे तो वो भी 10 से छोटा है, 4 + 2 देखोगे तो वो भी 10 से छोटा है, 4 + 4 देखोगे तो वो भी 10 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है वो बेसिकली क्या निकल के आ रहा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ही बराबर आ गए। तो बच्चों अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स सबसेट हो जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का ही, मतलब इक्वल हो जाए एक तरह से समझो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे?
यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन, यानी एज इट इज पूरा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट उस रिलेशन के ही बराबर हो गया हर कंडीशन पे, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो बच्चों आपके सामने डेफिनेशन भी मैंने क्लियर कर रखी है, किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकता है। दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट। बच्चों ये समझ लेना, क्योंकि बुक्स में इतनी अजीब गरीब लैंग्वेज में लिखे हैं कि आपको बुक्स में समझ में बहुत कम आएगा, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि यहीं पे समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। यस बेटा बताइए। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे? नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन एक नाम है इसका, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन नहीं। यूनिवर्सल रिलेशन तो खुद ही एक बड़ा सा सेट है, मतलब नाम है उसका यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब मैंने कई सारे रिलेशन थोड़ी ना लिखे हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ उसमें कितने यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे जो रिलेशन लिखा है वो इटसेल्फ यूनिवर्सल रिलेशन है, तो उसका नाम हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि उसके सारे जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो ए क्रॉस ए के ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको चेक कर लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइडेंटिटी रिलेशन हेडिंग डालिए। सब बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ओके बच्चों, डाल दी। देखिए तो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, जैसे आपने कोई रिलेशन लिखा RAB और है A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 1, तो बच्चों A और B का जो डिवीजन है वो 1 कब आ सकता है? जब या तो 1/1 हो, या तो 2/2 हो, या तो 3/3 हो, या तो 4/4 हो। यानी आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन आपको मिलेगा जिसमें 1,1 2,2 3,3 4,4 इस टाइप के ही आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलने चाहिए। अगर इसी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं तो आपका रिलेशन जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ी देर में अब आप कंफ्यूज होना चालू हो जाओगे। थोड़ी देर में आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आइडेंटिटी रिलेशन? क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सर ट्रांजिटिव है क्या ये? क्या ये सिमेट्रिक है क्या? तो बच्चों मैं आपको अभी थर्ड रिलेशन पढ़ा रहा हूं, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि अगर आपके रिलेशन में इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाए, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के 1,1 2,2 3,3 4,4, तो ही आप अपने रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहोगे। लेकिन हो सकता है आपके मन में डाउट आ जाए, तो वो डाउट आपको अभी आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले आप क्लियर कर लो कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ इसी तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिखाई देने वाले हैं और कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, डेफिनेशन पे नहीं चाहिए, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि डेफिनेशंस हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने काफी इजीएस्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखी है, तो समझ में आनी चाहिए वो भी। ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने? आगे कंटिन्यू करें। ओके, यस सर। नेक्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आ गया बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पे चलो ध्यान देते हैं, क्या लिखा है पहले। लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, if every element of A is related to itself then it is a reflexive relation। लेकिन पीछे वाली डेफिनेशन में क्या लिखा था? if every element of A is related to itself only, देखो मैंने only पर गोला बनाया हुआ है, सर्किल बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है?
क्योंकि वहां पे ओनली है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ओनली नहीं लिखा है। ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ओनली नहीं लिखा है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली लिखा है। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा वो समझने की कोशिश करिए। यानी कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये तो हो ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई इनको इसके अलावा लिखे, जैसे किसी ने लिख दिया 4,1, किसी ने लिख दिया 2,1, किसी ने लिख दिया 3,1, तो बच्चों इसके आगे और अगर लिख दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। कहने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। यहां बात समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपने जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखा है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंपलसरी कंडीशन क्या है? उसकी कंपलसरी कंडीशन ये है कि उसमें 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा। लेकिन इसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर्स अगर गलती से आ जाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो भी कहलाएगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको उसके पेयर 1,1, 2,2 यही ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर 4,4 तक है तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा है तो भी चलेगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं चलेगा। बात ध्यान देना। इसलिए बच्चों मैं आपको ये बात नोट में भी लिखवाऊंगा कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। ये जरूरी नहीं है। तो पहले बच्चों इस बात को लिख लीजिए आप डेफिनेशन वाइज, फिर तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले तो आप क्लियर कर लो, और बच्चों थोड़ी देर में आप कंफ्यूज होना आप चालू हो जाओगे, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप रिफ्लेक्सिव को भूल जाते हो तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि उसमें A, A टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, A, A टाइप के, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो वो आइडेंटिटी तो है ही उसमें, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओनली काट दिए हैं। क्या बेटा? तो ट्रिक नहीं है इसकी, कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। अभी क्वेश्चन से समझ जाओगे, बहुत इजी है। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको इजी लगेगा आगे। सर आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट कह सकते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उस सबसेट की एक खास पहचान होनी चाहिए कि उसमें सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 ही होना चाहिए। कंडीशन होनी चाहिए। है तो सबसेट, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे अभी कंटिन्यू करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बल्कि आप ये डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और मैंने डेफिनेशन में ओनली लिख करके जबरदस्ती उसको काटा है ताकि आपका ध्यान जाए कि जरूरी नहीं है सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3 टाइप के हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं, आपको और भी समझ में आएगा। ये सर ये सब रिलेशन हमेशा A to A ही होंगे? नहीं, A to B भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको जब हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे, A to B में सर एक बार सर A to B वाला बता दीजिए सर, मतलब। हाँ बिल्कुल बता देंगे। बच्चा अभी मेरे हम लोग आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले टाइप्स पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे रिलेशंस को कंबाइन करके बनते हैं। अभी परेशान ना हो, भी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसमें सर नोट करना है सर। हाँ नोट करिए, आराम से करिए बच्चों की हम सब बताएंगे, आप इतना घबराओ नहीं। पहले तो ये समझो कि जितना बता रहे हैं पहले वो समझ पाओ। सर इस वाले एग्जांपल में जब A से A रिलेशन है, हाँ तो सर A डिवाइडेड बाय B, तो मतलब A की वैल्यू भी 1 होगी और B की वैल्यू भी 1 होगी। हाँ, कह रहा है A और B का जब डिवीजन किया जाता है तो कोई इंटीजर आना चाहिए। अब आप कौन कौन से लिख सकते हो? 2/1 भी तो ले सकते हो, 2/1 भी एक इंटीजर है, लेकिन 1/2 एक इंटीजर थोड़ी नहीं है, वो तो 0.5 हो जाएगा। फिर आप 3/2 नहीं ले सकते हो क्योंकि वो 1.5 हो जाएगा। 4/3 नहीं ले सकते हो, लेकिन 4/1 तो ले सकते हो ना, 3/1 तो ले सकते हो ना, 2/1 तो ले सकते हो ना, लेकिन 1/2 नहीं ले सकते हो। लाइक दैट, ये मतलब हुआ बच्चों।
तो बच्चों आप इसको नोट करिए, अभी आपको काफी कुछ देखने को मिलने वाला है, आप परेशान नहीं होइए। चलिए, तो बच्चों इस नोट को आप जरूर लिख दीजिएगा, ये वाला नोट, कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप लोग को, आगे कंटिन्यूएशन मिले। आपके पास एक फिफ्थ रिलेशन आएगा, उस फिफ्थ रिलेशन का नाम डाल सर एक दीजिए, नोट लिख दिस लीजिए। इज सिमेट्रिक रिलेशन। सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज सिमेट्रिक नोट रिलेशन। नोट निकालिए, नोट लिखिए। ओके, सर जो नोट रह गया बीच में वो लिख। हाँ हाँ नोट लिख लो। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। हेडिंग डालिएगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों क्या होता है, जैसे आपने लिखा है कि कोई भी रिलेशन को अगर हम सिमेट्रिक कहेंगे, और वो तभी कह सकते हैं जब उसमें a कॉमा बी भी हो और b कॉमा ए भी हो। अगर a कॉमा बी है और b कॉमा ए है, हम उस रिलेशन को कैसा कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। जैसे बच्चों मैंने आपके पास एक रिलेशन लिखा है एग्जांपल में, सेट बिल्डर फॉर्म में। जब आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। आपको ए और बी ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं ताकि जो सम हो वो 5 से छोटा हो। तो आप क्या लोगे, 1,1 भी ले सकते हो, 2,2 भी ले सकते हो। ये रिलेशन ए टू ए है, ध्यान दीजिएगा, यानी जो बी है वो भी आपका ए के ही बराबर। और अगर आप भूल जाने तो आप बी को भी 1 2 3 4 लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करिए। ओके, तो आप क्या ले सकते हो, 1,1 लोगे तो भी सम 5 से छोटा आएगा, 2,2 होगा तो भी 5 से छोटा आएगा, 1,2 होगा, 2,1 होगा, 1,3 होगा, 3,1 होगा। कोई और ले सकते हो, 1,4 4,1 सर। नो सर, 4,1 ले सकते हैं, 4,2 ले सकते हैं, नो नहीं सर, ले नो सकते, नहीं ले नो सकते। सर। क्योंकि वो इक्वलिटी नहीं लगी है यहाँ पे, लेस देन लगा है, यानी उससे छोटा ही। अब बच्चों ये जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन के दायरे में आता है। तुम कहोगे सर ये क्यों, ये तो सर क्या कहते हैं, ये आइडेंटिटी क्यों नहीं है, ये सर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। अरे मेरी बात समझो, अगर ये आइडेंटिटी होता तो उसमें 1,1 भी होता, 2,2 भी होता, 3,3 भी होता, 4,4 भी होता। है इसमें 4,4? नहीं है। नहीं सर, 3,3 है? नहीं नो है। सर। तो ये दो जगह फेल कर गया। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 होना चाहिए, तो उसमें नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है ये, क्योंकि इसमें 3,3 4,4 नहीं है। सर ये रिफ्लेक्सिव तो है। अरे रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ, रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 4,4 क्या है, 3,3 4,4 नहीं है। नो सर। तो ये रिलेशन कौन सा हुआ, कहोगे सर ये तो रिलेशन सिमेट्रिक जैसा लग रहा है। क्यों सर सिमेट्रिक कैसे हुआ, सिमेट्रिक में तो सर आपने बताया था 1,2 हो तो 2,1 हो, 1,3 हो तो 3,1 हो। सर 1,1 और 2,2 उसको फेल नहीं कर रहे हैं। अरे हमने कहा कहां से फेल कर रहे हैं, इधर आओ, ये 1,1 है, अगर हम इस 1 को इधर ले आए और इस 1 को इधर ले जाएं तो भी तो ये 1,1 नजर आएगा। नहीं समझे, देखो 2,2, इस 2 को हम इधर ले आए, इस 2 को हम इधर ले जाएं तो अभी भी तो ये 2,2 ही नजर आएगा। हाँ सर। समझ में आई मेरी बात। जी। तो 1,1 का जब ऑर्डर्ड पेयर यानी फर्स्ट को सेकंड एलिमेंट से, सेकंड को फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस करोगे तो 1,1 आपको 1,1 ही नजर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर 1,1 तो सर आपने बताया था रिफ्लेक्सिव में होता है, ये तो सिमेट्रिक में है, ये सर कैसे हुआ। अरे भैया 1,1 के जब एलिमेंट्स इंटरचेंज करोगे तो भी तो 1,1 ही आएगा,
क्योंकि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका जो रिलेशन है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बोलो समझ में आया? तो बच्चों आपका जो ये रिलेशन है, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। समझने की कोशिश करिए। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं था वो वाला बता दीजिए कौन। बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा कंडीशन अभी हमने काफी देर तक पीछे एक्सप्लेन की थी, लेकिन अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं 1, 2, 2 कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पाए तो अभी हम कंबाइन एक एग्जांपल लेंगे, आप समझ जाएंगे, परेशान ना हो। सर पहले आप इसको नोट करो। सर हाँ सर बुक में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है n कंडीशन गिवन होगी ना सर ये कि इतना लेस देन होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप जितना बता रहे हैं उतना लिखो, कोई भी सर रिलेशन ये कहीं से याद कंडीशन गिवन होगी ना, अगर फाइंड आउट पता करना होगा कि लेस देन 5 ग्रेटर देन। बेटा हम समझ नहीं पा रहे, क्या कह रहे हो बेटा, एक बार फिर से सर बोलो। वो ये कह रहा है कि जो रिलेशन आपने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है ये हमेशा एग्जाम में दिया जाएगा। हाँ बेटा ये दिया जाएगा, आपके पास कंडीशन गिवन होगी, ये क्वेश्चंस इसी तरह से बनते हैं। मैं आपको भी एनसीईआरटी ओपन करके जस्ट दिखाने वाला हूँ, पहले आप इतना लिखो। सर और बुक में नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला भी दिया गया है n+1/2। नहीं वो नहीं करना है, वो नहीं करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन की तरफ आते हैं। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। पहले आप बेसिक अपनी जानकारी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस में बताता हूँ। पता पड़ा मैं क्वेश्चन में ही नहीं समझा पा रहा हूँ फिर तो पहले आप लिख तो लो कम से कम, ट्रांजिटिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक कैसे दिखता है, फिर मैं क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस भी करूँ। लिखो बच्चों, सबसे पहले लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, तुम अब तक समझ गए हो कि अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें a, a टाइप के एलिमेंट्स होंगे, है ना, और अगर सिमेट्रिक होगा तो उसमें a, b होगा तो b, a भी होना चाहिए। और अगर ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव की पहचान समझ लो भाई। ट्रांजिटिव की पहचान अभी आपने नहीं समझनी है, आप समझ रहे हो, उधर देखो नीचे सबसे स्क्रीन में सबसे टॉप पे लिख दे, नीचे लिख देता हूं। अगर a, b है और b, c है तो उस रिलेशन में a, c भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 भी होना चाहिए। कहने का मतलब a, b है, b, c है तो a, c से भी होना चाहिए। अगर a, c है तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए एक एग्जांपल लिया है, जरा ध्यान से देखिए। सेट ए लिखा है 1, 2, 3, 4 और रिलेशन डिफाइंड है सेट ए टू ए, और रिलेशन को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है जहां पे लिखा है a लेस देन b। तो बच्चों आपके पास जो b है वो सेट a के ही बराबर है। अगर आपको a टू b देखने की आदत है तो आप उसको b लिख लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ओके, तो स्टार्ट करिए। a लेस देन b तो कब कब हो सकता है, 1, 1 तो लिख नहीं सकते, 1, 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 लेस देन 2 होगा, 1, 3 ले सकते हैं क्योंकि 1 लेस देन 3 होगा, 1, 4 ले सकते हैं, 2, 3 ले सकते हैं क्योंकि 2 लेस देन 3 होगा, 2 लेस देन 4 होगा, 3 लेस देन 4 होगा, और कोई नहीं आएगा। आप चेक करके देख लो, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। चेक करके देखो एक बार। सर जो आपने अभी कंडीशन बताई स्टार्टिंग में, हाँ। a, b रिलेटेड टू a लेस देन b और b से भी c होना चाहिए, वो दोबारा बता दीजिए। हाँ फिर से बताते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई रिलेशन लिखा हुआ है, उस रिलेशन में लिखा है 1, 2, 2, 4 तो उस रिलेशन में 1, 4 भी होना चाहिए। अगर 1, 4 है तो आपका रिलेशन कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे आपने जो अभी एग्जांपल लिखा है उस रिलेशन में 1, 1 भी है। ध्यान से देखो मैं आपको फिर से एक लिख करके बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 3, 5 और किसी ने लिख दिया 5, 8 और उस रिलेशन में अगर 3, 8 भी है तो वो रिलेशन आपका कैसा कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 1, 2 है, ध्यान से देखो आपने जो a लेस देन b को यूज करके जो रिलेशन लिखा है
उसमें 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,4 ये है सब। तो अगर यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, 1,2, 2,4, मतलब 2 से एंड हो रहा है तो 2 से चालू होना चाहिए, ये 2 लिखा हुआ है, तो 1,2, 2,4, तो 1,4 भी होना चाहिए। क्या इस रिलेशन में 1,4 है? कहोगे यस सर है। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, सर और अगर आप कम समझ पाते हैं, और सर अगर आप इसमें कम समझ पा रहे हैं, इसमें 1,3 ये जो 3 रिलेशन 4 के साथ बनाना, लेकिन 1:4 तो हो नहीं रहा है, तो लेकिन तब भी ये ट्रांजिटिव तो हो सकता है ना बाय डिफॉल्ट? नहीं, अब यही तो कंफ्यूजन होगा। इसके लिए पहले आप लिख लो, आपको मैं क्लियर करता हूं आगे। पहले इतना लिखो, मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर कर रहा हूं। पहले इतना आप लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन से आप लिखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया A, B हो, B, C हो, और अगर A, C है तो वो होगा, लेकिन ये हर एलिमेंट के साथ ट्रू नहीं हो सकता। जैसे अभी किसी ने बोला कि सर बाकी फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन कोई तो फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि कोई भी रिलेशन पूरी तरीके से ट्रांजिटिव कभी कभी नहीं दिख सकता है आपको। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए मैं आपको अभी एक और चीज दिखाता हूं। इधर देखो बच्चों, जैसे ये 1,2 लिखा है, इधर ध्यान दीजिए, मैं ब्लैक पेन से इंडिकेट कर रहा हूं। देखो ये 1,2 लिखा है, ठीक है, ये 2,3 लिखा है। देखो 1,2, 2,3 हो गया, तो देखो इसमें 1,3 है, चेक करो, चेक करो, 1,2 है, 2,3 है, तो उसमें 1,3 है कि नहीं? पहले ये चेक करो आराम से, सर है ना? तो इसी तरह के अगर आते हैं, इसी तरह के अगर आते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग वैरायटी तो समझ गए कि ये वैरायटी कैसे चलती है, और जो एक और रिलेशन होता है उसका एक बस छोटी सी हेडिंग डाल दीजिएगा, उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा। पहले आप हेडिंग डालो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, और अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, अ रिलेशन ऑन सेट A is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric, transitive। ऐसा रिलेशन जो तीनों को एक साथ फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख लिया? यस सर। तो कुछ नहीं होता इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों को फॉलो करे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जरा एक दो क्वेश्चंस पहले करके देखते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आपको कैसा फील हुआ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नोट क्वेश्चन। करना सर, लिख नहीं पाए क्या बेटा? सर, लिख नहीं पाए थे, एक मिनट। हाँ हाँ लिख लो, लिख लो। तो बच्चों अब सर आपको, अगर सर हाँ अगर बेटा, जो आपकी उससे पुराने अब वाले आपको जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होंगे वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। अभी परेशान ना हो, अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी तो सर सिमेट्रिक की कंडीशन बता दीजिए बस। हाँ सिमेट्री की बेटा 1,2 बताते हैं। अगर A, B हो और B, A भी हो तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर A, A टाइप के एलिमेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है बेटा, अगर A, B है, B, C है तो उसमें A, C भी होना चाहिए। आई अगेन रिपीट, आपको ये छोटी सी नॉलेज जरूर होनी चाहिए अब, कि रिफ्लेक्सिव का मतलब A, A, सिमेट्रिक का मतलब A, B, B, A, और ट्रांजिटिव का मतलब A, B, B, C और A, C। तो ये मतलब सिलेक्टिव होता में है, सारे होने चाहिए, कोई एक पेयर होगा तो भी हो जाएगा सिलेक्ट? क्या बेटा? तो हाँ अभी सारे हम करके दिखा रहे हैं, जस्ट वेट करो, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, उससे आपको क्लियर होगा। डेफिनेशन से नहीं है, अब आप क्वेश्चंस पे आइए तब आपको क्लियर होगा। बच्चों इधर आइए,
अब बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, इसको जरा ध्यान से देखिए और अपने आप से समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बनते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप पहले इसको आराम से देखो। क्या लिखा हुआ है, कोई रिलेशन है आर, वो आर रिलेशन है 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, 3,1। ये है, किससे बना है, सेट ए से बना है। पूछ रहा है ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, फंक्शन है, सिमेट्रिक नहीं है, कौन सा इसका सही आंसर है। तो तुम कहोगे सर एक एक करके चेक करते हैं। सर ये रिलेशन ए टू ए है, तो सबसे पहले सर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो सर रिफ्लेक्सिव के लिए आपने कंडीशन क्या बताई थी कि उसमें 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4। क्या यहां पर है, सर नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया? चलो अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आप पूरी तरीके से चेक करें ये रिलेशन पूरा ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक करते हैं। तो लेट्स चेक इट, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो बच्चों कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 1,3 और 3,1। ध्यान से देखो, एक मैंने पहला एलिमेंट लिया है 1,3, देखो एक मैंने पहला ऑर्डर पेयर लिया है 1,3 और एक लास्ट वाला ऑर्डर पेयर ले लिया 3,1 ले लिया। अगर 1,3 है 3,1 है तो उसमें और क्या होना चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, क्योंकि यही तो बताया था A, B हो, B, C हो तो A, C होना चाहिए। अगर 1,3 है 3,1 है तो 1,1 भी होना चाहिए ना, वो उसमें नहीं है, वो उसमें नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन कहीं भी एक जगह भी फेल कर जाए तो फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, जैसे ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तुम कहोगे सर बाकियों के लिए चेक करें, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, इधर आओ फिर से चेक करते हैं। सर देखिए आखिरी वाले एलिमेंट्स 2,3 है 3,1 है, तो क्या 2,1 है इसमें, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिर से चेक सर करते एक हैं, छोटी फिर सी से बात check पूछनी थी। हाँ 2,4 है 4,2 है, 2,4 है 4,2 है, 2,2 है नहीं है, इसका No. मतलब सर 4,4 होना चाहिए। हाँ नहीं है उसमें। तो बच्चों ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। अब आओ इधर आओ चेक करते हैं, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक No, होगा sir. तो उसमें 1, अरे मेरी बात सुनो, 1,3 हो तो 3,1 होना चाहिए, वो है। 4,2 है 2,4 होना चाहिए, वो है। 2,3 है 3,2 है, नहीं है, नहीं. किसी एक के लिए फेल कर गया, किसी एक ऑर्डर पेयर मतलब के लिए फेल कर गया। अगर सर किसी एक के मतलब लिए भी फेल कर अगर जाएगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऐसे अगर तीनों में भी हो सकता है, अगर किसी में रिफ्लेक्सिव में भी एक में फेल हो तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव हाँ भी हाँ नहीं हाँ होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, मतलब एक फेल होना जरूरी है अगर हुआ तो। हाँ, मान लो दो के लिए फॉलो कर रहा है, किसी एक के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, तो तो वो नहीं समझ लो होगा। फिर वो पूरा नहीं होगा। यस बेटा, ठीक है सर, एग्जैक्टली, थैंक यू मैंने सर। कहा ना ये क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। ओके, और बच्चों फंक्शन का अगर आपको आइडिया है तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का आइडिया है, कभी पढ़ा है फंक्शन? तो ये फंक्शन वैसे नहीं है, अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो मैं तो इन फ्यूचर पढ़ा दूंगा। वैसे इसका सही आंसर है सी पार्ट। ये सिमेट्रिक नहीं है और फंक्शन नहीं है, तो उसका सही आंसर हुआ ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये गलत हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये गलत हो गया, फंक्शन नहीं है, ये भी गलत हो गया, सिमेट्रिक Yes, sir. नहीं है, वो तो पहले से है, यानी सी पार्ट इसका सही आंसर है। सर फंक्शन इसलिए नहीं है ना क्योंकि एक एक्स पे 2 वाई मिलता है 2 पे। हाँ सर, हाँ 2 बस पे बस यस बेटा, 2 से 4 भी है 2 से 3 भी है। हाँ हाँ 2 से 4 भी है 2 से 3 भी है, ये सही कह रहा है बच्चा अभी जिसने बोला। कह रहा है अगर 2 डालते हैं तो 4 आ रहा है और 2 डालने पे 3 आ जा रहा है, ऐसा तो कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा तो कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि 2 डालने तो 4 भी आ रहा है, 2 डालने तो 3 भी आ रहा है, तो ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है एग्जैक्टली। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आगे भी सिखा दूंगा जिन बच्चों को नहीं पता। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको फिर से आएगा आपकी स्क्रीन पे, आपको चेक करना है बच्चों, जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आराम से देखिए और आपको सही आंसर का जवाब देना है। ये रिलेशन डिफाइंड है R to A फ्रॉम A to A। बच्चों ये आपसे बार बार नहीं कहा जाएगा A to A, ये आप अंडरस्टूड है। अगर यहाँ पे B नहीं गिवन है तो ये रिलेशन फिर A to A ही लिखा गया है, कोई स्पेशली कहने नहीं आता है, ठीक है ना, तो ये बात आप समझ लीजिएगा। हाँ बच्चों, तो ये सेट ए से कोई रिलेशन बनाया गया, और जरा इस रिलेशन की तरफ ध्यान देते हैं, ये क्या है क्या नहीं। अब
अब आपके डाउट्स और ज्यादा यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें 3,3, 6,6, 9,9, 12,12 क्या है इसमें? हाँ Yes, है। यस सर। तो उसमें रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का नेचर है। अब लेकिन इसका सी पार्ट तो गलत हो गया, ये सी पार्ट तो गलत हो गया क्योंकि सी पार्ट में लिखा है, अच्छा नहीं, सी पार्ट में तो इक्विवेलेंस लिखा है, अभी हम जज नहीं कर सकते, अभी तो पूरा चेक करना पड़ेगा। ओके, रिफ्लेक्सिव तो है। चलो आगे कंटिन्यूएशन लेते हैं, आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं। चलो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए बच्चों a, b हो तो b, a हो, तो 3,3 है तो 3,3 है, हाँ है। 6,6 है तो 6,6 है, हाँ है। 9,9 है तो 9,9 है, हाँ है। 12,12 है तो 12,12 है, हाँ है। 6,12 है तो 12,6 नहीं। है, नो नहीं होगा। है। तो COD दोनों 6,12 कट है गए तो 12,6 नहीं है। 3,9 है, 9,3 है, नहीं है। इसका मतलब ये कहीं पे फेल कर गया, और मैंने बताया था कहीं भी फेल कर जाए तो फिर वो पूरा ही नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस तो 100% नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस तो तभी कहते हैं तीनों जब में तीनों हो। तो सी पार्ट तो आपका गलत हो गया। होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड में। ओके, तो डी पार्ट बच्चों आप चेक करो, डी पार्ट भी गलत हो गया क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको चेक करना है ए और बी में से। अब आओ ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करें। आओ इधर देखो, ट्रांजिटिविटी के लिए इधर ध्यान दो बच्चों, एक मिनट मेरी तरफ ध्यान दो। जैसे 6,12 है और 12,12 है, 6,12, 12,12, तो क्या इसमें 12,12 है? हाँ है। फिर से चेक करो, फिर से चेक करो। 3, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। सर वॉइस नहीं आ रही सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। एमपीएम सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर। एक मिनट वेट करिए। यस। एमपीएम सर। आपकी क्लास सही चल रही है। हेलो, हाँ हाँ ठीक, ठीक है बच्चों, आप समझ में आया ये? सर
हाँ, किसी सर को आपकी डाउट इस वॉइस ही क्वेश्चन नहीं आ में? रही थी। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी नहीं नहीं, आपकी अब वॉइस ही सर नहीं तो आ रही। क्वेश्चन, हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन तो अब तक हो गया होगा ना तुम लोग से। इसका जी। ए पार्ट सही है, किसी को डाउट? नो सर। इसका ए पार्ट सही है, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन करने का समझो टाइम मिल गया, आपने क्वेश्चन कर लिया इतनी देर में। तो बच्चों ये क्लियर होना चाहिए। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बच्चों ये एक जो है ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ बच्चों? ए पार्ट हुआ। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। सर किसी में ट्रांजिटिव कैसे उठाएं? किसी में ट्रांजिटिव कैसे होता है? ट्रांजिटिव चेक का मतलब करने के बच्चों लिए। आप, हाँ मैं फिर से बताता हूँ, जस्ट वेट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर a, b आप कोई उठाते हो तो b से कोई स्टार्ट होने वाला उठाओ। जैसे a, b लिया, फिर आपने b, c लिया, तो उसमें a, c भी होना चाहिए। जैसे बच्चों आपने एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपने देखिए 3, 6 लिया, ध्यान से देखो 3, 6 लिया, फिर आपने 6 से चालू होने वाला दूसरा ले लिया 6, 12। अगर 3, 6 है यहाँ पे और 6, 12 है यहाँ पे, तो 3, 12 भी तो होगा यहाँ पे। चेक कर लो, 3, 12 है यहाँ पे। चेक किया? समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। इधर ध्यान दो, 6, 12 है, यस सर। 12, 12 है, तो 6, 12 भी तो होना चाहिए, वो यहाँ पर है। तो बच्चों ट्रांजिटिविटी के लिए आपके पास a, b हो, b, c हो, तो a, c भी होना चाहिए। यही इसमें रूल है, और ये रूल आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो बच्चों इसका सही जवाब है ए पार्ट। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बता सकता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके बच्चों, तो बच्चों मैं आपको 1 मिनट के लिए एनसीईआरटी दिखा देता हूं। जरा आप एनसीईआरटी भी ओपन कर लेते हैं, जस्ट वेट। द एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, ये है एनसीईआरटी। देखो बच्चों, ये आपका पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सभी बच्चे एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ये है आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन सा। तो बच्चों सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन आप हमको बता सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि सर आपने ऐसे ही क्वेश्चन इतनी देर से कराए हैं। पहले रिलेशन में लिखा है y = 3x। क्या लिखा है? y = 3x। इसका मतलब अगर हम x की जगह 1 डालेंगे तो y 3 आएगा, x की जगह 2 डालेंगे तो y 6 आएगा, x की जगह 3 डालेंगे तो y 9 आएगा। तो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, फिर x की जगह 4 डालिए तो y 12 आ जाएगा। x की जगह 5 डालेंगे बस तो गलत हो जाएगा, x की जगह 5 डालते ही 15 आ जाएगा। 15 सेट ए में थोड़ी ना है। समझ में आया? तो बच्चों आपके ऑर्डर्ड पेयर कितने बने हैं? जरा ऑर्डर्ड पेयर हमको दिखाएंगे, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स बने। ये देखो आपकी स्क्रीन पे इतने ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए। यस सर। 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अब बच्चों अब आप खुद तो ना ये चेक कर लो भाई। रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है? कोई नहीं सर, कोई नहीं है तो सर पहला वाला ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, और ना ना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, हाँ, कोई भी नहीं है। ठीक है। तो कोई नहीं हाँ, होगा सर। ओके 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 बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे होता है। जस्ट वेट, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। देखो आपने लिखा R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों लिखा R रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि 1, 1, 2, 2 डॉट 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 14, 14 किसको बिलोंग नहीं करते हैं? रिलेशन को बिलोंग नहीं करते हैं। तो बच्चों इस तरह से एग्जाम में थोड़ा सा लिखना होता है, इज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद ही आप जब आप अपने करोगे ना या देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बुक्स में कि ये लिखा क्या है। इसलिए मैं आपको नोटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से देखो बच्चों, हमने लिखा R इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 3 है इस रिलेशन में, लेकिन 3, 1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। तो वही मैंने इसको मैथमेटिकल टूल्स में लिखा है कि 1, 3 बिलोंग करता है R को, बट 3, 1 नहीं बिलोंग करता है। समझ गया?
फिर मैंने लिखा ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। Hence, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का तरीका है, ऐसे लिखा जाता है एग्जाम में, ठीक है? तब आपको 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है? समझ में आया कैसे लिखेंगे आप? जी सर। तो बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, यही आपको अपने घर पे भी करनी है। तो इस एक्सरसाइज को मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें से आपसे जितने क्वेश्चन हो पाए वो आप जरूर करिए, बाकी मैं आपको सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाय द वे आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जैसे नजर आ रहे होंगे, तो करना काफी आसान है, बस आपको करना होगा, जैसे ही आप करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज एक्सरसाइज 1.1, इट इज इन योर होमवर्क। और जो बच्चों आपका नेक्स्ट टर्न पड़ेगा उसमें हम लोग इस होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हालांकि अगर कोई डाउट हुए तो, वरना फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यूएशन में चल देंगे फंक्शंस की तरफ, और फंक्शंस को इन डेप्थ में समझ जाएंगे कि फंक्शंस को करना क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या करना होता है। तो आई थिंक बच्चों आज की क्लास सभी को क्लियर हो गई होगी, आपका टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। Yes, sir. Thank you, sir.